पहनावे के स्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आए। तो ये चेंजेस किस आधार पे आए, चलिए अब इसे देखते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी बच्चों, हम बात करते हैं कॉलोनियलिज्म की। जब भी कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री पे को कैप्चर करके वहाँ पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, तो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट द कल्चरल, पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस ऑलवेज कम इन द subordinate country. So this country, our country also had all these problems that we faced. So let's see how it continued and how the Indians had reacted towards it. बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारे देश में चेंजेस आए, जब हमारे देश में यूरोपियंस ने कैप्चर करना शुरू किया, तो हमारे पहनावे के स्टाइल में बदलाव आना शुरू किया। सबसे पहले तो चेंजेस आए हमारे वेस्टर्न स्टाइल ऑफ ड्रेसेस में। हम लोगों ने क्रॉस ड्रेसेस पहनना शुरू कर दिया। दूसरा असर था मिशनरी एक्टिविटीज़ का। मिशन एक बना लिया गया था यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा कि they were persuading the Indians to convert their religion because they were very few in number and they wanted कि Indians जो हैं वो अपना धर्म परिवर्तित करें। तो वो थी मिशनरी एक्टिविटीज़। जब ऐसे चेंजेस आते हैं तो लोगों के हर तरह से बदलाव आते हैं। सो इस तरह से भी इन्होंने चेंजेस लाए। और दूसरे वो लोग थे जो अपने भारतीय परिधानों को, भारतीय क्लोथिंग को चेंज नहीं करना चाहते थे। वो इतने ज़्यादा जुड़े हुए थे ज़मीन के साथ, अपने भारतीय कल्चर के साथ, दैट दे डोंट वांट टू चेंज एट ऑल। सो द इंडिजीनियस ट्रेडिशन एंड कल्चरल ऑल्सो अफेक्टेड अ लॉट ऑन द पीपल। और ये कपड़ों में जो चेंजेस आए, ये सिंबल थे हमारे नेशनल मूवमेंट का। नेशनल मूवमेंट कैसे? क्योंकि हम तो कॉलोनियल कंट्री के अंडर थे, यूरोपियन कंट्री के अंडर थे, तो हमारे अंदर जो राष्ट्रीयता की फीलिंग, जो नेशनल मूवमेंट, नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होना शुरू हुई थी, उसके बेस पे बहुत सारे चेंजेस लोगों के मनों में आए। और ये चेंजेस किसी एक तरह के नहीं थे। हम आगे देखेंगे कि किस किस तरह से लोगों ने अपना व्यवहार चेंज करना शुरू किया, अपने पहनावों को बदलना शुरू किया। उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, उस समय ज्ञानेंद्र नाथ थे जो एक बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट थे। उन्होंने बहुत से स्टारिक पिक्चर्स बनाई। यू कैन सी हेयर लॉट ऑफ कार्टून्स एंड दे ऑल वर द सरकास्टिक पिक्चर्स। और उन लोगों की थी ये जो कि दिल से तो अपने आप को भारतीय मानते थे, दिल से वो पैट्रियोटिक फीलिंग लेके रखते थे, लेकिन उन्होंने अपना ड्रेसिंग स्टाइल बदल लिया था। ये वाली पिक्चर आपकी बुक में भी है, जिसमें एक मोटे इंसान को दिखाया गया है सिगरेट पीते हुए, जिसने कि अपना पहरावा बदल लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो उसने अपने आप को चेंज करके वेस्टर्न बनने की कोशिश की, लेकिन उनको नाम क्या मिला? बाबूज। उस टाइम में जो भी इंडियन ऑफिस में काम करता था, क्लरिकल जॉब में था, उसको बाबू के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर इंडियन विमेन अपने इंडियन स्टाइल में डांस करती हुई, ड्रेसेस तो इंडियन है बट डांस कर रही है बॉल पे। तो ये सारे के सारे बहुत सारे कार्टून जो थे बनाए गए, जो कि सरकास्टिक थे, जो कि एक पंच था हमारी इंडियन फीलिंग के ऊपर, जिनको कि हम मॉडर्न पैट्रियोटिज्म का नाम देते थे। फिर देखते हैं कि जो रिएक्शंस हुए वो कैसे थे। सो लेट्स सी हाउ दीज चेंजेस occur in the mind of the people. First of all, these changes were being adapted by men. उन्होंने कुछ चीज़ें बदल ली अपनी। सबसे पहला चेंज लेके आए थे पारसी लोग। पारसीज वर क्वाइट वेल्दी, सो दे हैड द फर्स्ट वन टू change their dressing style. You can see here I have pasted a picture of a Parsi, जिन्होंने कि अपने ड्रेस में एक लंबा कोट पहना है जिसका कॉलर नहीं है। इट्स अ collarless coat with a baggy pant and the shoes and he is wearing a fanta, या फिर ये हैट कहलाता था। और अपने आप को ज़्यादा जेंटलमैन शो करने के लिए अपने हाथ में एक वॉकिंग स्टिक भी रखा करते थे, so that they could show themselves as the gentlemen. You know that Britishers were already known as the gentlemen, so they were the first one to adopt this type of style. और उसके बाद वेस्टर्न क्लोथ जो थे वो मॉडर्निटी और प्रोग्रेस का साइन भी माने जाते थे। इसीलिए दोज हु अडॉप्ट दिस स्टाइल दे कंसिडर देमसेल्फ मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव।
और उस टाइम पे हमने बात करी पहले भी मिशनरीज की, कुछ दलित लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। धर्म परिवर्तित करके उनको क्या लगता था कि वो लिबरल हो गए हैं। हेयर इज द पिक्चर ऑफ अ दलित फैमिली, अ दलित ग्रुप हु हैज चेंज देयर अटायर, और ये बदलना नहीं चाहते थे अपने आप को, तो ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करके बन गए लिबरल, और इन्होंने यही ड्रेसिंग स्टाइल अपना के रखा था। और यहाँ पर एक पिक्चर लगाई गई है जो कि है एक पारसी फैमिली की। आप देख सकते हैं इनका ड्रेसिंग स्टाइल, इनका साड़ियों का स्टाइल, इन लोगों के पहनावे का स्टाइल। तो ये सब चेंजेस जो थे वो आए। ये था एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी। दूसरा ग्रुप सोसाइटी का ऐसा था जो ये मानता था कि हमें अपने आप को नहीं बदलना है। उनका क्या मानना था कि आर ड्रेस इज आर cultural identity, and if we will change our dressing style, it will be like the world upside down, पूरी की पूरी दुनिया को बदलने के समान है। उनको ये लगता था कि कलयुग आ जाएगा अगर हम अपने पहनावे को चेंज करेंगे। तो ये रिजिड कम्युनिटी के लोग थे जो किसी भी तरह का बदलाव अपनी ड्रेसिंग सेंस में नहीं लाना चाहते थे। और ये लोग कहाँ फिक्स रहे? अपनी ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस के साथ ही जुड़े रहे, इन्होंने नहीं बदलाव लाई। यहाँ पर दो फैमिलीज है, एक राजस्थानी फैमिली और एक महाराष्ट्र की फैमिली, जिन्होंने वही ड्रेस अपनाई जो कि इनका ड्रेस कोड या फिर सोशल सिंबल या सोशल आइडेंटिटी माना जाता था। तीसरी तरह के लोग वो थे जो कि मिक्स ब्रीड के थे, यानी कि वो बाहर से तो दिखते थे वेस्टर्नाइज्ड, लेकिन जब वो घरों में आते थे तो अपना पूरा का पूरा ड्रेस स्टाइल जो था वो चेंज कर लिया करते थे। ये थे बाबू लोग, स्पेशली बंगाली ब्यूरोक्रेट्स। तो चलिए हम इनकी बात करते हैं। यहाँ पर एक बिल्कुल चेंज, चुनिंदा लोग ऐसे थे जिन्होंने कि वेस्टर्न क्लोथ्स को अपनाया और इंडियंस को नहीं छोड़ा। ये कौन थे? बंगाली ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स यानी कि जो लोग ऑफिसेज में बैठ के काम करते हैं उनको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स। आपकी बुक में एक बहुत अच्छा कार्टून भी बना हुआ है जिसके बीच में कि एक बंगाली बाबू को बताया गया है जिसने नीचे तो लुंगी पहन रखी है लेकिन ऊपर उसने कोट पहन रखा है और वो अपने आप को मॉडर्नाइज बता रहा है। मैंने पहले भी एक कार्टून दिखाया जिसमें कि बूटेड सूटेड इंसान को बाबू माना गया था एंड ही फेल्ट वेरी बैड अबाउट इट। सो दे वर दिस टाइप ऑफ पीपल। और इन्होंने क्या किया, इंडियन भी हैं, यानी दिल ऊपर से तो हम वेस्टर्नाइज हैं बट अंदर से हम इंडियन हैं। क्या करते थे, जब वो ऑफिसेज जाते थे तो वो वेस्टर्नाइज कपड़े पहनते थे, घर आके वो इंडियन कॉस्ट्यूम में आ जाते थे। तो हम इनके लिए क्या कह सकते हैं, इन्होंने कंबाइन कर दिया वेस्टर्न्स और इंडियन ड्रेसिंग स्टाइल को। और एक हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं मिस्टर वी एडविन, उन्होंने एक इंसिडेंस रिकॉल करते हुए बताया था, एक पुलिसमैन का इंसिडेंस बताया था कि जब वो अपना घर पहुंच रहा था उससे पहले वो अपने अटायर्स को चेंज कर लिया करते थे, सिर्फ अंडरगारमेंट्स या एक बैगी में ही वो घर पहुंचा करते थे। और इस तरह से उन्होंने अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आए। तो टर्मोइल जो था वो सोसाइटी में कंटिन्यूड रहा। इतने में ही ख़त्म नहीं होता है, जब भी चेंजेस आते हैं सोसाइटी के अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं उसके अंदर। हमने देखे थे समचोरी लॉज, आपको अगर याद हो, ये ऐसे कानून होते हैं जिसमें कि बांध दिया जाता है लोगों की उन्हें क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये पूरी एक डिसाइड कर लिया जाता है सोसाइटी के द्वारा, एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा जो कि डोमिनेंट कास्ट के लोग होते हैं। ऐसा ही हमारे कंट्री में भी हुआ था। यू आर वेल अवेयर कि आवर कंट्री वॉज वेरी मच डोमिनेटेड बाय द कास्ट सिस्टम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, सो इट हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल here also. So let's see some of the things that happened because of the caste. During the initial time, we know, just I have already told you कि समचुरी लॉज हमारे इंडिया में नहीं थे जैसे यूरोपियन कंट्रीज में थे। यहाँ पर अपने ही एक स्टाइल था, सोशल स्टाइल, जो कि कास्ट के ऊपर बेस्ड था। तो इनिशियल टाइम में इंडिया के अपने ही स्ट्रिक्ट सोशल कोड्स थे खाने पीने के, और ये कौन डिसाइड करता था, सबॉर्डिनेट कास्ट और डोमिनेंट कास्ट जो थे ये डिसाइड करते थे कि क्या खाना है या क्या पहनना है। लेकिन इनको मिला हुआ था सपोर्ट किसका, लॉ का। कानून जो था वो ये देखता था कि जो भी तैयार किए गए सोशल लॉज हैं उनको कहीं कोई हिंड्रेंस तो नहीं हो रहा है, और समटाइम्स they have turned violent also. Here we are getting an example of a community of
केरला, जो कि कोर में रहने वाले लोग थे, नादर थे, और जिनको कि हम शानर्स भी कहते हैं। तो उनके बारे में बात करते हैं। जो ड्रेस स्टाइल में चेंज, मैंने आपको बता ही दिया, ड्रेस स्टाइल में चेंज हुआ तो वायलेंट रिएक्शंस होने बहुत ज़्यादा चेंजेस थे। हम बात करेंगे 1822 की। 1822 में जो शानार कास्ट के लोग थे, विमेन थी, उन्होंने अपने ड्रेस में थोड़े से चेंजेस लेके आए थे। उस समय का पार्ट ये था कि जो शानार थे उन लोगों को अपने ऊपर की बॉडी में, ना आदमी और औरतों दोनों को ऊपर की बॉडी में कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, क्योंकि ये कहते थे सिर्फ जो नायर हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, वही पहनेंगे। और अगर ऐसा हो जाएगा तो इन लोगों में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं रहेगा। तो डोमिनेट और सबऑर्डिनेट कास्ट को एक दूसरे से अलग करने के लिए ये एक लॉ बनाया गया था। 1920 में जब मिशनरीज का इन्फ्लुएंस होना शुरू हुआ हमारे इंडिया के ऊपर, लोगों ने क्रिश्चियनिटी अपनाना शुरू किया, तो उस प्रभाव में आकर जो विमेन थी उन्होंने टेलर्ड ब्लाउज पहनने शुरू कर दिए। और जब ऐसा हुआ तो जो डोमिनेंट कास्ट था उनको क्या लगा कि उनके लॉज या उनकी बराबरी की जा रही है, तो उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया विमेन को पब्लिकली। और ये जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि लोकल कस्टम था। क्या कस्टम था कि मेन और विमेन वो कुछ भी नहीं करेंगे अपनी अपर बॉडी को कवर करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, इस तरह के लोग जो थे वो थे, दे आर नॉट वेयरिंग एनीथिंग ऑन द अपर पार्ट, दे आर जस्ट हैविंग a cloth to wrap their lower part or the general part of their body. So they were this. और शानार लोगों का लाइवलीहुड किस तरह से करता था? वो थे टॉडी ट्रैपर्स। टॉडी इज अ स्वीट जूस जो कि डिराइव होता था पाम से, पाम वाइन भी कहते हैं। ये नॉन एल्कोहलिक भी बनाया जाता था और एल्कोहलिक लिकर भी था। ये अपना गुजारा इसी चीज को बेच के किया करते थे। और उस समय क्या था, ये क्या थे? सबऑर्डिनेट कास्ट थे। इन लोगों को प्रोहिबिट कर दिया गया था, ना तो ये पहनेंगे शूज, ना तो ये गोल्डन ऑर्नामेंट्स पहन सकते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट या पैथेटिक कंडीशन देखिए, इतनी गर्मी में इन लोगों को अम्ब्रेला लेने का भी कोई हक नहीं था। तो ये तीन चीजें जो थी इनको टोटली बैन कर दी गई थी। गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनना, छाता लेके चलना और शूज पहनना। और इनके अकॉर्डिंगली क्या था कि ये अपर बॉडी को रैप नहीं करेंगे, जैसे ये पिक्चर में है। और कंप्लेन फाइल की गई जब उन्होंने चेंज करने, जैसे पहले बात हुई कि उन्होंने अपर ड्रेस को मिशनरीज के इन्फ्लुएंस में आके अपने अपर क्लोथिंग पहनना शुरू कर दिया था। तो कंप्लेन्स वर फाइंड अगेंस्ट द ड्रेस चेंजेस। और ऑब्वियसली किसने किया होगा? अपर कास्ट के लोगों ने। और हुआ ये भी था कि जब उन्होंने अपने ड्रेसेस में चेंज लाना शुरू किया तो उन्होंने मना कर दिया कि वो किसी भी तरह का बाउंडेड लेबर या नायर्स के वहां पे काम नहीं करेंगे। ये एरिया है आपका त्रावणकोर का, जो कि केरला के बिल्कुल साउथ में लोकेटेड है। और इन्होंने जब अपर कास्ट के लोगों ने फाइल किया केस तो 1829 में डिसाइड किया कि ये लोग फ्यूचर में अपनी बॉडी को कवर नहीं करेंगे। और जब 1955 में स्लेवरी पूरी तरह से बैन कर दी गई, खत्म हो गई, यानी दास प्रथा को खत्म कर दिया गया, तो अपर कास्ट के लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने एक अलग सा इंसिडेंस किया। उन्होंने क्या किया कि जो शानार विमेन्स जो मार्केट में या कहीं भी अवेलेबल थी, उन लोगों के अपर क्लोथ्स को फाड़ना शुरू कर दिया। हाउसेस को लूटा गया, हट्स को बर्न किया गया। तो बहुत ही बुरी कंडीशन, आप सोच सकते हैं कि कैसी हुई होगी वहाँ पे। और गवर्नमेंट ने एक इशू जारी कर दिया और उसमें उन्होंने क्या कहा कि जो विमेन हैं वो अपर हिस्से को ढक सकती हैं एक जैकेट पहन के, लेकिन इस बात का वो ध्यान रखेंगी कि वो जैकेट जो है वो किसी भी तरह से अपर कास्ट के विमेन के साथ मैच करता हुआ नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ यही नहीं था, ये तो था एक छोटा सा केस स्टडी जो कि कास्ट वायलेंट को लेके था। और भी बहुत सारे चेंजेस आए। अंग्रेज़ों ने या यूरोपियंस, हम कहें यूरोपियंस ने हमारे इंडियंस की टर्बन्स के ऊपर और शूज़ के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि कैसे पहने, क्या पहने, किस तरह से अपने आप को रखें। इन चीज़ों के लिए भी कुछ थोड़े बहुत कानून बनाए थे, चाहे वो
स्ट्रिक्टली लागू हुए चाहे नहीं हुए, लेकिन ड्रेसिंग स्टाइल में थोड़ा बहुत चेंज तो आता ही है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टर्बन्स एंड हैट कंट्रोवर्सी की। हमें पता है यूरोपियंस हमारी कंट्री में आए थे ट्रेड करने के लिए, और वो हैट पहना करते थे, इसीलिए उनको हैट वेयरर्स के नाम से जाना जाता था। जबकि हमारे इंडिया में आप देख सकते हैं ये जो स्टाइल है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से टर्बन पहनने का रिवाज है हमारी कंट्री में। आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, इसमें मैंने बहुत सारी पेस्ट भी कर रखी हैं। तो इन सब चीज़ों के बेस पे जो इंडियंस थे उनको टर्बन वेयरर्स कहा जाता था, और जो यूरोपियन कंट्री के लोग या ट्रेडर्स हमारी कंट्री में आए थे उनको हम कहते थे दे वर द हैट बेयरर्स। और यही उनको अलग करता था इंडियंस को और यूरोपियंस को। लेकिन सिर्फ उनका जो स्टाइल था पगड़ी का और हैट्स का वही अलग नहीं था, उनके मायने भी बिल्कुल अलग थे। यूरोपियंस के लिए जो हेड गियर था वो था एक स्टाइल का सिंबल, और वो क्या करते थे जब भी किसी ऑफिसर के सामने जाते थे, दे यूज टू टेक ऑफ देयर हैट। इट वाज अ साइन ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट टू द अपर पीपल और देयर ऑफिसर्स। जबकि इंडिया में जो पगड़ी थी या टर्बन था वो था रिस्पेक्टेबिलिटी का, उनकी इज्जत मानी जाती थी पगड़ी पहनना, एक गर्व का सिंबल थी उनके सिर के ऊपर पगड़ी का होना। और वो इसको पब्लिकली नहीं उतारते थे, वो अपना घर में आके अपना कंफर्टेबल या कन्वीनियंट लेवल जब भी होता तभी इसको उतार के रखते थे। तो इस बात को लेके भी एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। तो वेस्टर्न ट्रेडिशन, जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ, वेस्टर्न ट्रेडिशन क्या था, रिमूव हैड बिफोर द सुपीरियर्स। और वो यही चाहते थे कि हमारे इंडियंस जो हैं वो इसी चीज़ को अपनाएं। बहुत सारे इंडियंस ने इसको मना किया, क्यों? क्योंकि उनकी नेशनल आइडेंटिटी जो थी वो इसी से थी। हम भी अभी भी जब भी कोई पहनते एकदम से पहचान आ जाती कि ये सिख है या ये किसी गुजराती कम्युनिटी को बिलोंग करता है, तो उसकी पहचान मानी जाती थी। तो वो क्यों इस तरह से करते, और इस तरह से उन लोगों के लिए एक थोड़ा डिफरेंसेस क्रिएट होने शुरू हो गई। यहाँ पर एक पिक्चर लगाई है मैंने, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। ये एक एमिनेंट इंजीनियर थे। आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो पगड़ी पहन रखी है उसके ऊपर गोल्डन कलर का लेस लगा हुआ है। तो ये इंसान जो है, इनके नाम पर इंजीनियर्स डे माना जाता है। 15 सितंबर को इनका बर्थडे होता है। 15 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज द इंजीनियर्स डे इन आवर कंट्री। ये थे एक आर्किटेक्चर, और इन्होंने कृष्ण सागर डैम जो साउथ में है बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो इसीलिए ये एक एमिनेंट पर्सनालिटी माने जाते हैं। इनकी पिक्चर मैंने आपको इसलिए दिखाई है, एक ऐसा इंडियन जिसने कि वेस्टर्न स्टाइल भी अपनाया और सिर पर अपना स्टेटस सिंबल अपनी पगड़ी भी पहन के रखी, 3 पीस सूट पहना और साथ में टर्बन लगाई। और ये जो थे ये एक इंजीनियर टेक्नोक्रेट थे, और ये दीवान भी थे मैसूर के। सो ये इनकी आइडेंटिटी थी। अब बात हुई टर्बन्स की, अब हम एक और कंट्रोवर्सी देखते हैं जो कि है शूज़ की। आपको पता है हमारे इंडिया में एक कल्चर है कि जब भी हम घरों के अंदर जाते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं तो अपने जूतों को उतार के जाते हैं। तो इस समय क्या हुआ था, इंडियन एटिकेट्स थे ये एक तरह के, और ब्रिटिशर्स ने भी इनको फॉलो करना शुरू किया था। वी वेल नो दैट वेन एवर दे यूज टू गो टू एनी ऑफ द कोर्ट of the Mughals or any of the king, they used to take off their shoes while entering inside the court. ये उन्होंने भी इस परंपरा को अपना लिया था क्योंकि ये इंडियन एटिकेट्स थे। और 1930 में और क्या हुआ कि यूरोपियंस ने एक लॉ बना दिया जिसमें कि फॉरबिडन कर दिया, मना कर दिया यूरोपियंस को कि वो इंडियन क्लोथ्स नहीं पहनेंगे। क्योंकि कई बार जेस्चर या एटिकेट्स के तौर पे ये लोग जब भी किसी राजा के कोर्ट में जाते थे तो इंडियन अटायर्स में जाते थे, जो कि पसंद नहीं आया यूरोपियंस को। तो उन्होंने एक लॉ बना दिया कि दे आर नॉट सपोज टू वेयर एनी ऑफ द इंडियन क्लोथ्स। क्यों ऐसा हो, अगर वो ऐसा करेंगे तो जो उनकी मास्टर एबिलिटी है या उनकी सुपैरिटी है वो कम हो जाएगी। वो इंडियन से तो अपने आप को अलग दिखाना चाहते थे, तो इसलिए ये बात बताया गया था। और साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, हमारे इंडियंस को भी ये कह दिया गया कि वो अपने अटायर्स को चेंज ना करे। कुछ ने तो ये चीज़ अडॉप्ट भी कर ली थी। तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे एमहर्स्ट, इन्होंने एक रूल बना दिया जिसको कि हम कहते थे, जिसमें शूज़ जो थे वो जाने से पहले उतार के जाएं। क्यों? कोर्ट में जा रहे हैं, ऑफिसेज में जा रहे हैं, तो पहले बाहर जूते उतारें फिर वो अंदर जाएं। इसको शू रिस्पेक्ट का नाम दिया गया था।
इनके टाइम में तो ये इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हुआ। दिस इज एमहर्स्ट एंड दिस इज लॉर्ड डलहौजी। लेकिन जब लॉर्ड डलहौजी इंडिया में आए तो उन्होंने इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली लागू करने के लिए कह दिया। अब इंडियंस जो थे वो इस तरह से ऑफिसेज में, घर में तो चलो माना, मंदिरों में रिस्पेक्ट के लिए जाते हैं, घर में हम इसलिए जाते हैं ताकि हमारा घर साफ सुथरा रहे। कहीं भी ऑफिस में जाओ, पहले जूते उतारो फिर जाओ, तो ये लोगों को पसंद नहीं आया और इसके लिए थोड़ी सी कंट्रोवर्सी जो थी वो शुरू हो गई। और ये कंट्रोवर्सी 1862 में एक केस बना जिसको कि हम कहते हैं शू रिस्पेक्ट को लेके। सूरत में ये केस हुआ था जो कि मनोकजी कावसाजी एंटी के बारे में था, मैं अगले वीडियो में बताती हूँ। और ये था एक डिफेंस होता है एक ऐसा हम कह सकते हैं ओपनली रिफ्यूज करना, ओपनली we don't want to accept anything, that is known as defense. We are not adopting or we are disobeying any of the law. So this is that. और उस समय क्या था, इंडियन गवर्नमेंट जो थे वो अनकंफर्टेबल थे इस रूल से कि इस तरह से बाहर जूते उतार के जाना उन लोगों को कुछ अच्छा सा नहीं लगा। दिस इज द पर्सन मनोकजी कावसाजी एंटी। ये थे एक असेसर वो इंसान होता है जो कि असेस करता है कि किस एरिया में से कितना रेवेन्यू मिलता है, यानी कि लगान को आंकने वाला इंसान। तो ये जो थे ये ऑफिस में ये काम किया करते थे, सूरत में फौजदारी अदालत में लगे हुए थे। इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने कहा मैं सिर का हेडगियर तो उतार दूंगा लेकिन जूते नहीं उतारूंगा। तो इनकी एंट्री जो थी वो कोर्ट में बैन कर दी गई। काफ़ी लंबे समय तक टसल चलता रहा। जज जो था वो अपनी बात पे इंसिस्ट होता रहा और ये जो थे ये अपनी बात पे। और इन्होंने उस समय गवर्नर जो बॉम्बे का था उसको एक लेटर भी लिखा था प्रोटेस्ट के अगेंस्ट इस लॉ के प्रति। कौन सा लॉ? शू रिस्पेक्ट का लॉ। तो इनका मानना था, यानी अंग्रेज कहते थे कि अगर तुम मंदिर में या घर में जूते उतार के जाते हो तो बाकी किसी जगह पे क्यों नहीं। तो इसके बारे में जवाब क्या दिया गया कि द पीपल दे टेक the filth, the dirt inside the house if they are taking their shoes inside their houses. So that's why they take it off at the doorstep itself. बाहर क्यों उतारते हैं? ताकि गंदगी हमारे घर के अंदर ना जाए। और ये घर के अंदर आपको पता है पहले ज़माने में तो नीचे ही बैठ के खाना या कई बार हम नीचे लेट भी जाते हैं, तो ये सारी गंदगी जो है वो किसी ना किसी तरह से प्रभाव डालती थी हमारी सेहत के ऊपर, तो इसीलिए उतारते थे। और दूसरी जगह की बात करें तो लेदर जो है दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ पायस थिंग, इट्स अ पॉल्यूटेड वन। सो दैट्स वाई दे आर टेकिंग द लेदर शूज आउट, सो बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू टेक द पॉल्यूशन इनसाइड द area. So here you can see it collects the dirt from the road, so that's why they are not willing to take it inside the house, whereas it is seen as polluting, so that's why it was not been accepted. And in the case of public building it was altogether different. और आपको पता है ये जो लोग थे अंग्रेज़ों पे ये रूल लागू नहीं होता था, सिर्फ इंडियंस पे, और वो स्पेशली उन इंडियंस पे जो कि इंडियन अटायर्स में ड्रेस्ड होते थे। जो वेस्टर्न में होते थे उन लोगों को भी माफ़ी थी। तो इस तरह से जब ये डिफ्रेंशिएशन किया जाता है तो कोई भी इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा। तो यही कारण था इस कंट्रोवर्सी का। तो इसके साथ हमारा पार्ट 4 खत्म होता है। सो लेट मी आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू, पता तो चले कि आपने कितना समझा है। सबसे पहला, हाउ डिड इंडियन रिएक्टेड टू द वेस्टर्न स्टाइल क्लोथिंग। आपको याद है मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी जिसमें कि वेस्टर्न स्टाइल चेंजेस हुए थे। सबसे पहला तो हमने पारसीज की बात की थी, तीन चीज़ें देखी थी। सबसे पहले हमने पारसीज की बात की थी जिन्होंने कुछ चेंजेस लाए थे। उन्होंने बैगी पैंट्स पहनना शुरू किया था, अपने हाथ में स्टिक रखते थे, एक लंबा कोट पहनना शुरू किया था जिसका कॉलर नहीं था। और दूसरी तरफ हमने जो कहते थे कि अगर हम वेस्टर्नाइज होंगे तो ये साइन है मॉडर्निटी का और ये साइन है प्रोग्रेस का। दूसरी तरफ हमने उन लोगों की बात की थी जो अपने आइडेंटिटी को यानी इंडियन क्लोथ्स को चेंज नहीं करना चाहते थे। तीसरी तरफ हमने उनकी बात की थी जो इंडियन और वेस्टर्न दोनों को
दोनों का फ्यूजन पहनते थे। सो इस वाले आंसर में आपने उन तीनों पॉइंट्स को लिखना है। Define the ways in which the European dress code were different from the Indian dress code। हम इसमें बात कर सकते हैं उनके स्टाइल की। सूटेड बूटेड, और इंडिया में क्या पहना जाता था, ज़्यादातर एरियाज़ में धोती कुर्ता पहना जाता था, और बहुत सारे अपना हैट्स डिफरेंट थे। यूरोपियन हैट्स पहनते थे जबकि इंडियंस टर्बन्स पहनते थे। उन लोगों का रिस्पेक्टिंग का साइन अलग था, वो रिस्पेक्ट करते थे अपने ऑफिसर्स की हैट उतार के, जबकि इंडियंस जो थे वो अपना रिस्पेक्टेबल सिंबल्स को नहीं उतारा करते थे। इस तरह से बताते हुए हम इस वाले क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। Why women obliged to continue wearing traditional Indian dress, whereas the men switched on to Western? तो इसका सबसे बड़ी बात हमने देखा, पहले ही देखा कि ज़्यादा चेंजेस कौन लेके आया अपने स्टाइल में, मेन। तो मेन जो थे वो ऑफिसेज में जाते हैं। अगर हम, दिस इज ऑल्सो अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, सो लेट्स थिंक इन अ वे दैट इट इज बीन लिंक्ड टू वन अनदर। वो लोग जाते हैं ऑफिसेज में, उन लोगों को कई लोगों से मिलना है, अपने ऑफिसर्स से, अपने सुबॉर्डिनेट से। कई लोग ऑफिसर्स में ऑफिसर रैंक पे के भी होंगे, तो उन लोगों को अपना स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत थी। हमारा इंडिया जो है, इट्स अ पैट्रियार्चल सोसाइटी इन विच द मेल कम्युनिटी इज ऑलवेज बीन प्रेफर्ड, सो दे वर डूइंग दैट थिंग। And women, they were supposed to live at home only. They were not supposed to go out and doing the, उस समय ज़्यादा औरतें काम नहीं किया करती थी, यहाँ तक कि पढ़ाई भी बहुत कम औरतों ने किया था। तो इन सब चीज़ों के बेस के ऊपर और उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता था कुछ घर के बुजुर्गों का। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिन्होंने कि औरतों को पीछे खींच के रखा, जबकि आदमी जो थे वो सोशल होने के नाते उन्होंने ड्रेसिंग स्टाइल थोड़ा बहुत अपना बदल लिया था। आगे हम बात करते हैं, व्हाट डज चेंजिंग ड्रेसिंग स्टाइल टेल अबाउट द पोजीशन ऑफ द विमेन इन इंडिया। So if we talk about the position of women, there is a very good question in class 8 also, that what were the condition of women during the early centuries. They were supposed to live at home. They were not entitled to चेंज देयर लाइफस्टाइल, बिकॉज उनको खुद को भी लगता था कहीं बाहर जाना तो है नहीं, घर में ही है तो सही है। उन लोगों को ये भी लगता था कि अगर हम सोशल गैदरिंग्स में या अपने फैमिली फंक्शंस पे अपने आप को चेंज करके जाएंगे तो बाकी के लोग क्या सोचेंगे। तो ये था कुछ तरह के, वी कैन से, बट इट्स नॉट रियली फैक्ट कि विमेन के अंदर कुछ जो चेंजेस थे वो सिर्फ इस वजह से आए कि वो बैकवर्ड थी, कुछ चेंज नहीं भी होना चाहती थी, इस वजह से चेंजेस जो थे वो आए हमारी सोसाइटी में। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 5, ड्रेसिंग नेशनल ड्रेस। तो नेशनल ड्रेस बनाई गई, क्या था, हाउ ब्रिटिशर्स रिएक्टेड टू द ड्रेसिंग स्टाइल ऑफ इंडिया एंड हाउ इंडियंस वर अट्रैक्टेड और दे वर बीन चेंजिंग देयर स्टाइल्स अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश स्टाइल्स। इन दिस टाइम पीरियड, ये वो समय था जबकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग पूरी तरह से इवोक हो चुकी थी। जो आर्टिस्ट थे वो एक ऐसा आर्ट का स्टाइल ढूंढने लग गए थे जिससे कि वो लोगों के मनों में नेशनलिज्म की फीलिंग इवोक कर सकें। ये वो टाइम था जिस समय की पोएट्स ने अपने नेशन को ग्लोरीफाई करने के लिए पोइट्रीज लिखना शुरू कर दिया था। हमारा नेशनल फ्लैग का डिज़ाइनिंग होने लग गया था। आपको पता है इसी टाइम 1871 में जो हम अब आज हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये उस समय लिखा गया था। और उस समय 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी हो चुकी थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी मिलकर वो नेशनल मूवमेंट जो थी हमारी कंट्री की वो थोड़ी तेज़ हो गई थी। नेशनलिज्म की फीलिंग, लोगों के मन में आज़ाद होने की फीलिंग, ये सब चीज़ें जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सामने आई थी। तो लोगों ने नेशनल ड्रेस जो था उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया और ये एक्सपेरिमेंट किए टैगोर फैमिली में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका नाम है बच्चू बाई। ये एक पारसी लेडी थी, लेकिन ये थी सोशल एक्टिविस्ट। इन्होंने जो साड़ी पहन रखी है उसके ऊपर पीकॉक और एक इंग्लिश फ्लावर की पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो इन्होंने ये स्टाइल जो था ये अपनाया गया था। हम आगे भी बात करेंगे जिन्होंने इस तरह के ड्रेसिंग स्टाइल को चेंज करना शुरू किया था। हर एक रीजन में अपने तरीके से ड्रेसेस का चेंजेस होना थोड़ा शुरुआत हो चुकी थी इस टाइम तक।
तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सजेस्ट किया, क्योंकि ये सेल्फ कॉन्शियस था, लोग जो थे वो खुद सोचते थे कि हमें ऐसा कैसे प्रेजेंट करें कि दैट वी शुड इवोक द फीलिंग फॉर लव फॉर नेशन अमंग द पीपल। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि यूरोपियन लीग से हट के हो। दे डोंट वांट द फ्यूजन ऑफ यूरोपियन एंड इंडियन, दे वांट द फ्यूजन ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू ड्रेस, ताकि जो यूनिटी है वो शो कर सके। अगर हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो हमारे दिल में यूनिटी की फीलिंग इवोक होना कि हम एक हैं, ये दिखाने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि हम एक ऐसा ड्रेस डिज़ाइन करें जो सभी पसंद करें। तो हिंदू और मुस्लिम को जोड़ते हुए एक ड्रेस डिज़ाइन किया गया जिसको बोला गया चपकन। चपकन क्या था? एक लंबा सा कोट जिसके ऊपर बटन लगे हुए थे। आप ये देख सकते हैं, ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर अपनी दोनों बेटियों के साथ बैठे हुए, इन्होंने चपकन पहन रखा है। यहाँ पर ये सुभाष चंद्र बोस ने भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता ड्रेस पहन रखा है जिसका कॉलर कम है और लंबी ड्रेस है। चपकन जो है ये नॉर्दर्न साइड ऑफ आवर कंट्री काफ़ी पॉपुलर है, पाकिस्तान में भी लोग इसको अभी भी पहनते हैं। तो ये ड्रेस जो थी वो डिज़ाइन की गई, और इसके साथ साथ जो दूसरा अटेम्प्ट किया गया वो था ट्रेडिशनल ऑफ डिफरेंट रीजन्स की। अलग अलग रीजन्स के लोग जो थे उन लोगों की पहनावे को भी ध्यान में रखते हुए नेशनल डिज़ाइन ड्रेस को डिज़ाइन किया गया था। और तब 1870 में ज्ञाननंदिनी देवी जो थी, जो कि सत्येंद्रनाथ टैगोर की वाइफ थी। अब सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन हु हैज़ बिकम द मेंबर ऑफ ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने के पहले मेंबर्स जो थे वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, और उनकी वाइफ थी ज्ञाननंदिनी देवी। उन्होंने एक अलग तरीके की ड्रेस जो थी वो पहनी, जिसमें कि उन्होंने साड़ी पहनी जिसको लेफ्ट साइड पे उसका पल्ला छोड़ा, ब्रोच लगाया शोल्डर के ऊपर, ब्लाउज पहना पूरी फुल स्लीव्स का, और साथ में उन्होंने पहने शूज़ जो कि यूरोपियंस के निशानी मानी जाती। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, और इससे जो ब्राह्मण समाज के लोग थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत ये ड्रेस अपना दिया, और ये साड़ियाँ जो थी वो ब्रह्मिका साड़ीज़ के नाम से फेमस होने लगी। आप ये भी देख सकते हैं, इस तरह की जो साड़ियाँ थी वो बहुत ज़्यादा कॉमन होने लगी। आपको पता है आज भी हमारे कंट्री में हमारी नेशनल ड्रेस है साड़ी, और हर एक स्टेट की साड़ी पहनने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो ब्रह्मिका साड़ीज़ के नाम से फेमस हुए, और ये ब्रह्मिका साड़ीज़ जो थी दो ब्राह्मोस और नॉन ब्रह्मोस, यानी कि जो कि ब्रह्म समाजी थे वो और जो नहीं भी थे उन्होंने अपनाया, और ये ज़्यादा पॉपुलर हुई महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में, जबकि गुजरात, केरला, असम, कोडू जैसी जगहों पर इस साड़ी को अडॉप्ट नहीं किया गया। उन्होंने अपने अलग तरीके से ही जो उनका ड्रेस स्टाइल था वो बनाए रखा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फेज जो है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मीन्स दैट बिलोंग्स टू आवर ओन कंट्री। संस्कृत वर्जन है स्व प्लस देशी, अपने देश की। तो ये जो मूवमेंट थी ये 3 फेजेस पे शुरू हुई। पहले तो जिस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ 1850 में, 1850 से लेकर 1904 तक फर्स्ट फेज़ था। सेकंड फेज़ हुआ 1905 से लेकर 1917 तक का, जबकि पार्टीशन कर दिया गया बंगाल का। और तीसरा फेज़ था 1918 से लेकर जब तक हमें आज़ादी नहीं मिली, यानी 1947 का। जो थर्ड फेज़ था वो फेज़ था महात्मा गांधी का, सेकंड फेज़ था बंगाल पार्टीशन का, और फर्स्ट फेज़ था जब हमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हुआ उस टाइम का। और जो ये स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुई थी ये सेंट्रली लिंक्ड थी एक पॉलिटिक्स ऑफ क्लोथिंग के साथ। कैसे? पहले से ही हमारे कंट्री में से 1/4 ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो थे वो हम पूरे वर्ल्ड को सप्लाई किया करते थे। और जो ब्रिटिशर्स 17वीं सेंचुरी में हमारी कंट्री में आए थे वो भी तो टेक्सटाइल से इम्प्रेस होके ही आए थे। टेक्सटाइल जो था उसी की डिमांड जो वर्ल्ड मार्केट में जब बढ़ गई तभी ब्रिटिश ने हमारे इंडिया में ट्रेड करना शुरू किया। हम 17वीं सेंचुरी की बात इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने 1600 में ही तो सोल राइट लिया था ट्रेड करने का इंडिया के साथ। सो इसीलिए वो आए टेक्सटाइल के लिए। तो हो गया ना सेंटर अपने आप की। किस तरह से हम कहेंगे कि ये सेंट्रली लिंक्ड है? इट इज सेंट्रली लिंक्ड बिकॉज ऑफ द टेक्सटाइल ट्रेड।
और मैंने बताया आपको कि 1/4 ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग पूरे वर्ल्ड का जाता था इंडिया के साथ, और बंगाल में ही बहुत मिलियंस ऑफ वीवर्स जो थे वो बंगाल में लोकेटेड थे। यहाँ पर अभी पार्टीशन नहीं हुआ, ईस्ट और वेस्ट बंगाल दोनों कंबाइंड है। ये एक पिक्चर देखिए जो कि हैंडलूम की बात कर रहे हैं। जब अंग्रेज़ों ने 1850 में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया तो पावरलूम्स बन गए थे। उससे पहले ऐसे ही खड्डियों पे कपड़े बनाए जाते थे जो कि कोर्स और रफ कपड़ा हुआ करता था। सो दैट इज़ द पिक्चर ऑफ मुस्लिम बंगाली टेक्सटाइल फॉर्मेशन। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ? स्पिनिंग और वीविंग। स्पिनिंग इज थ्रेड का स्पन करना और वीविंग कपड़ा बनाना। ये पूरी तरह से मशीन के ऊपर डिपेंडेंट हो गया था। इंडिया जो था उसका रॉ मटेरियल जो था वो भेजा जाने लग गया इंग्लैंड में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मिलें बन गई थी। तो यहाँ से कॉटन और इंडिगो जो था वो जाता था ब्रिटेन में, वहाँ पे बनता था मैन्युफैक्चर्ड क्लॉथ, और वो आता था हमारे इंडिया में, और स्पेशली क्या? कॉटन टेक्सटाइल। तो स्वदेशी मूवमेंट जो था, इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी ब्रिटिशर्स की। अब कैसे हेल्प करी? उन्होंने हमारे फार्मर्स को फोर्स किया इंडिगो ग्रो करने के लिए। अब इंडिगो जो है ये ब्लू कलर का डाई होता है। Whenever the textile industries had developed, the demand of indigo increased in Europe. और सिर्फ एक ब्लू नहीं, बहुत सारे ब्लू के शेड्स जो हैं वो एक इंडिगो से बनाए जाते थे। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। तो ब्रिटिशर्स ने फोर्स करना शुरू कर दिया हमारे पेजेंट्स को, हमारे फार्मर्स को, कि इस चीज़ को ग्रो किया जाए। और दूसरा क्या हुआ? जो कपड़ा ब्रिटेन में बनाया जाता था उस कपड़े को इंडिया में बेचा जाने लग गया। The cloth which were being manufactured in India, that was coarse, that was rough, whereas the cloth which was coming from the Britain, it was very fine quality. And another thing was that the cloth made in India was costlier than the cloth that is making in the factories. क्या होता है? एक पैटर्न डाला, कपड़ा जो है वो निकलता चला जाता है, उसको लाके बेच दिया मार्केट में। जबकि इंडियंस तो हाथ से हथकरघा पे कपड़े बनाया करते थे, तो टाइम भी ज़्यादा लगता था, कपड़ा भी रफ होता था और कॉस्ट भी ज़्यादा होती थी। तो आगे बात करते हैं 1915 की, जिस समय की पार्टीशन हुआ बंगाल का। आपको याद होगा ये पार्टीशन लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था, और उसने कहा था कि इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। बट एक्चुअली जो इसका रीज़न था वो था हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को ख़त्म करना, क्योंकि उनकी पॉलिसी हमेशा से ही डिवाइड एंड रूल की रही है। तो एनीवेज वी आर नॉट टू दैट। सो 1905 में जब पार्टीशन हुआ बंगाल का, तो ये मूवमेंट जो थी थोड़ी वीक हो गई, और लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? इस मूवमेंट पे रिएक्शंस शुरू हो गए। कैसे रिएक्शन शुरू हुए? बायकॉट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू परचेज एनीथिंग दैट इज बीन कमिंग फ्रॉम द ब्रिटेन। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? अपनी इंडस्ट्रीज बनानी शुरू कर दी, और छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करी थी, जैसे कि मैच बॉक्स, सिगरेट। ये जो था ये अपनी यानी इंडिया की फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाने लग गया। मास प्रोटेस्ट, लोगों ने अपना प्रोटेस्ट शुरू करा कॉलोनियल रूल। इस समय बहुत ज़्यादा रिवोल्ट शुरू हो गए थे। क्यों? क्योंकि हमारी पहले तो उन्होंने पॉलिटिकली हमें कैप्चर किया, सोशली कैप्चर किया, अब इकोनॉमिकली भी पूरी तरह से एक्सप्लॉयट शुरू से ही किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर तो हालात और ज़्यादा बिगड़ गए, जब हमारे जो क्राफ्टमैन थे, हमारे जो वीवर्स थे, बिल्कुल काम ख़त्म हो गया उनके पास। तो इस तरह से उस समय क्या कहा गया कि यूज़ ऑफ खादी जो था वो एक पैट्रियोटिक ड्यूटी मान ली गई। चाहे खादी एक्सपेंसिव था, कोर्स था, लेना भी मुश्किल था, क्योंकि आपको समझ सकते हैं कि व्हेन इट इज़ बीन प्रोड्यूस्ड एट हैंड इट कुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू मैन्युफैक्चर एंड देन कम इन द मार्केट, बट it was being considered as a patriotic duty to wear this type of clothes. Here you can see this is a mass agitation of 1905. ये जो आपके पीछे मीनार दिख रहा है इसको हम शहीद मीनार कहते हैं, ये बांग्लादेश में जगह है। और ये इतने सारे लोग, कितना ज़्यादा एजिटेशन हुआ था पार्टीशन के अगेंस्ट, और दूसरा जो स्वदेशी मूवमेंट के शुरू करने को इन लोगों ने पूरी तरह से सपोर्ट किया था।
ये है एक पैम्फलेट जिसमें लोगों को इनवाइट किया गया है कि वो बॉनफायर में हिस्सा लेने आए। बॉनफायर मीन्स उस समय जब स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था तो ब्रिटिश गुड्स का पूरी तरह से बाइकॉट किया गया था, उनको पब्लिकली जलाया गया था। यू कैन सी द पीपल गैदरिंग अराउंड एंड दिस इज द बॉनफायर विच वर बीन इनवाइटेड टू डू इन द ओपन। तो विमेन ने अपनी सिल्क साड़ियाँ छोड़ी, उन्होंने मशीन की बनी हुई कांच की चूड़ियाँ छोड़ी और वो आ गए शेल्स यानी कि सीप की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दी, कांच की को छोड़ के। और इसके अलावा हम सबसे बड़ा जो चेंज आया वो आया अपर कास्ट के लोगों में। वी कैन वेरी वेल इमेजिन द अपर कास्ट आर वेरी रिसोर्सफुल, दे कैन ब्रिंग द चेंज वेरी फ्रीक्वेंटली एंड इट हैपेंड। जो गरीब है वो अपने रिसोर्सेज को अपना पेट भरने के लिए, अपना शरीर ढकने के लिए इस्तेमाल करेगा या इस तरह के चेंजेस लाने के लिए। तो इमीडिएटली जो अपर कास्ट लोगों थे उन लोगों ने इस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया। पीपल्स ने रैलीज की और कॉज क्या था? नेशनलिज्म। अगर हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, इट्स अ फीलिंग फॉर लव एंड प्राउड for the nation. So it was to the fullest, the brim of the pot was filled with the feeling of nationalism in India, though they were unable to change the clothes or what how, but they participated to the fullest. और जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इम्पॉसिबल था ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए कपड़ों को मात देना, लेकिन फिर भी एक कोशिश की गई। और इन सब के अलावा एक जो कपड़ा था, हमारे देश का बना हुआ कपड़ा पहनना, वो माना गया एक सिंबॉलिक वेपन जिससे कि हम ब्रिटिशर्स को हरा सकते थे। अब आते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने शुरू से ही अपने आप को इंडिया के स्ट्रगल में पूरी तरह से इन्वॉल्व रखा था। जब उन्होंने 1915 में इंडिया आए, यहाँ की कंडीशंस और साउथ अफ्रीका की कंडीशन ने उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको चेंज होने पे मजबूर किया था। हम जब भी महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं तो हमें यही महात्मा गांधी की पिक्चर याद आती है, जो बेयर चेस्टेड, वियरिंग अ जस्ट अ लुंगी, और उन्होंने कभी कभी अपने आप को ऊपर के पोर्शन को ढकने के लिए एक चादर भी ले लेते थे। तो इस तरह की महात्मा गांधी की इमेज उभरती है जब भी हम इनका नाम लेते हैं। तो और यस, एक चीज़ हम कैसे भूल सकते हैं, वो हमेशा चरखा काटते हुए नजर आते थे और इस चरखे पे क्या बनता था? खादी का कपड़ा। और ये ज़्यादातर सफ़ेद कपड़ा पहनते थे बिकॉज ही बिलीव्ड इन सिंप्लिसिटी। और ये था होम स्पन यार्न, खादी, जिसकी हम अब तक बात करते चले आ रहे हैं। और ये सिंबल किस चीज़ का बन गया? सेल्फ रिलायंस का। हमारी इतनी लंबी हिस्ट्री रही थी टेक्सटाइल से, एकदम से ब्रिटिशर्स ने आके उसको ओवर पावर किया और हम कहीं दूर जाके पड़े, यानी कि हमारा जो अपना एंटिटी था वो दब के रह गया। तो ये सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए सबसे अच्छा स्टेप था कि अपने घर का बनाया हुआ यानी भारत का बनाया हुआ कपड़ा पहना जाए। और महात्मा गांधी जो थे, कहते हैं कि एक्सपीरियंस विद क्लोथिंग sum up the changing attitude to the dress of the subcontinent। तो गांधीयन स्टाइल की बात करें, गांधी जी आपको पता ही है कोई अच्छी फैमिली को बिलोंग करते थे, तो उनके स्टाइल टाइम पे चेंज होते रहे। ये हैं महात्मा गांधी जब वो एक छोटे से गुजराती बॉय होते थे 7 years के, अपना suited booted with shirt and the pajami, and this is Gandhi ji when he was 14 years old। अपने फ्रेंड के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी आप उनका स्टाइल देख सकते हैं, 50-50, half is the style of India, the coat is only belong to the western, whereas this dhoti and pagdi is of India। This is Mahatma Gandhi when he was 19 years old, when he went to London। वहाँ पे जब गए तो उन्होंने अपने आप को इसलिए बदला कि बाकी के यूरोपियन लोग कहीं उनका मजाक ना उड़ाएं। ये बात कर रहे हैं हम 1988 की। और फिर आते हैं महात्मा गांधी ये वाले, जो कि बैरिस्टर बन चुके हैं और इन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से वेस्टर्न क्लोथ्स पहन रखे हैं। और ये बात है 1906 की। और इस तरह से जो ड्रेसेस जो थी वो चेंज होते चले गए और उन्होंने क्या डिसाइड किया
कि unsuitability was more powerful. He decided dressing. Unsuitability means सूट नहीं पहनना, और क्या पहनना है? इंडियन अटायर्स। अब ये है महात्मा गांधी 1913 के, जिस समय कोल मिल वर्कर्स के ऊपर फायरिंग किया गया था, तो एज अ साइन ऑफ मॉर्निंग ही वोर this dress, and this was the first time when he came publicly by wearing a kurta along with the dhoti and had a clean shave. Here he is sitting in Kathiawad as a Kathiawad peasant along with his wife Kasturba Gandhi, and this is also Mahatma Gandhi who is having the Kathiawadi peasant's dress, and this is Gandhi that has changed on 2nd September 1921. ये दिन था जब महात्मा गांधी ने डिसाइड करा था कि वो लॉइन क्लोथ्स में ही रहेंगे, यानी कि ऐसे कपड़ों में जो सिर्फ जेंटल पोर्शंस को कवर करे। उन्होंने वेस्ट उन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिया, उन्होंने क्लीन शेव होने का फैसला किया, और उन्होंने कहा कि कभी कभी वो अपने अपर बॉडी को कवर करने के लिए एक चद्दर ज़रूर ले लिया करेंगे। तो 1913 में डरबन के महात्मा गांधी हैं ये। 1915 में जब उन्होंने काठियावाड़ पीजन की ड्रेस पहन रखी है। 21 सितंबर 1921 में जब उन्होंने पूरी तरह से जो आज के महात्मा गांधी है ड्रेस अडॉप्ट किया, जिसको कि हम लॉइन क्लोथ्स के नाम से जानते हैं। और उन्होंने क्या सोचा था जब ये ड्रेस चेंज किया? उन्होंने सोचा था कि 2 या 3 महीनों के बाद मैं इसको चेंज कर लूँगा और हो सकता है कि मैं उसी तरह से अपने आप को पुराने स्टाइल में ला सकूँ। लेकिन उन्होंने ये ड्रेस अडॉप्ट किया। वो चाहते थे सिंपल रहना, वो चाहते थे इंडियन पॉवर्टी को रिप्रेजेंट करना, और वो चाहते थे कि हमारे देश के लोग जो हैं वो हैंड्सपन पहनना शुरू करें। तो he consciously rejected the well-known clothes. Indian ascetic होते हैं साधु। He adopted the loin clothes जो कि खादी के थे, कलर था वाइट, और जो साइन किस चीज़ के थे? प्योरिटी, सिंप्लिसिटी एंड पॉवर्टी। और यही साइन उनका एक नेशनलिज्म का प्रतीक बन गया। उन्होंने ड्रेस पहनी जब कहते हैं 1931 में, आपको याद होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बाद में होती रही थी। तो महात्मा गांधी जब 1931 में पहुंचे तो उन्होंने जॉर्ज V जो कि बकिंघम पैलेस में थे उनके सामने ऐसे ही जाने का फैसला किया। उन्हें ड्रेस दी भी गई कि आप ये पहनिए, बट उन्होंने मना कर दिया। तो क्योंकि उनका मानना था कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो एक dress code become a powerful political stand and against the Western culture domain. So he didn't want to be a part of the westernized culture now. So that's why he totally refused that I am not wearing that dress. और कहते हैं कि एक जर्नलिस्ट ने उनको पूछा भी कि why you are in this dress, why don't you wear the cloth? तो कह रहे हैं कि मेरे को तो जाना है जॉर्ज V के पास, और जॉर्ज V के पास शायद उन्होंने इतना पहन रखा है कि हम दोनों के लिए काफ़ी होगा। सो इन इंग्लिश स्टेटमेंट इट व्हाट वाज हिज आंसर? द किंग हैड इनफ ऑन द बोथ ऑफ अस, सो आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद दिस एंड आई विल गो देयर विद द ड्रेस आई एम वेयरिंग। सो दैट टाइप ऑफ पर्सन वॉज महात्मा गांधी। तो आपको क्या लगता है कि इतने सारे जो चेंजेस आए, क्या सभी ने एक ही तरह से रिस्पॉन्स किया? नहीं, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी, क्या पहने क्या ना पहने, कुछ क्यों पहने, किस तरह से पहने। तो इसके लिए हम देखते हैं कि गांधी जी का कॉल याद है? गांधी जी का कॉल क्या था? बी इंडियन बाय इंडियन, स्पेशली क्लॉथ। और कौन सा क्लॉथ? खादी का कपड़ा। तो ये हैं हमारे मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने सबसे पहले अपना अटायर चेंज किया। इन्होंने छोड़ दिया 3 पीस सूट पहना जो कि वेस्टर्न कल्चर को बिलोंग करता था, और अडॉप्ट किया धोती कुर्ता पहनना जो कि इंडियन कल्चर का साइन था। लेकिन इन्होंने जो कपड़ा था वो ब्रिटिशर्स का ही रखा, यानी कि फाइन क्लोथ्स। दो ही हैड रिजेक्टेड द कॉस्टली वेस्टर्न क्लोथ्स, ही स्विच्ड ऑन टू धोती, नॉट धोती एंड कुर्ता, कुर्ता पैजामा एंड धोती एंड कुर्ता, व्हाटसोएवर वाज द ड्रेस, एंड दैट टू विद द fine cloth. And this is
B.R. अम्बेडकर। वी हैड अर्लियर डिसाइडेड कि इन लोगों को इस तरह का ड्रेसिंग स्टाइल यानी मिशनरीज एक्टिविटीज़ या मिशनरी स्टाइल में अपने आप को ड्रेसअप करना लगता था कि हम लिबरल हैं। हम लोगों को जो इतना टॉर्चर हुआ है हमारी कास्ट के लिए, उसको हम लोगों ने ओवर पावर करके इस तरीके पे पहुंचे। तो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि आई एम नॉट गोइंग टू वियर और नॉट चेंज द वेस्टर्न स्टाइल। और 1910 में जो दलित्स थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था वेयरिंग 3-piece शूज़ पब्लिक एंड एज पॉलिटिकल सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये उनका सेल्फ रिस्पेक्ट का साइन था, तो ये बदलना नहीं चाहते थे। अब ये है हमारे पास सरोजनी नायडू और ये हैं कमला नेहरू। इन्होंने भी चेंज तो किए अपने कपड़े, लेकिन ड्रेसेस जो थी इन्होंने वाइट ड्रेस नहीं पहना। क्यों ये पहनना चाहते? इन्होंने पहना था कलर्ड साड़ीज़। आपको पता है हमारे इंडिया में जो वाइट होता है वो मॉर्निंग का साइन माना जाता है, और विमेन के लिए तो ये सही नहीं माना जाता। कहते या तो डेड बॉडीज़ को कवर किया जाता है या फिर विडोज़ पहनती हैं। इसीलिए कुछ विमेन जो थी उन्होंने इस कपड़े को पहनने के लिए हेजिटेट किया था। तो यहाँ पे ये दोनों भी थे जिन्होंने कि साड़ी तो पहनी सिंपल बट कलर्ड। और बेचारे गरीबों की तो बात ही क्या करें। महंगा कपड़ा, अपने वैसे पहनने के लिए कपड़े नहीं तो कहाँ से वो उनको खरीदेंगे। तो वो जैसे थे उन्होंने अपने आप को ऐसे ही रखा। और गांधी जी का सिर्फ ड्रेस की स्टाइल नहीं, गांधी जी की कैप की स्टाइल भी अलग अलग थी। आप देखिए यहाँ पर कश्मीरी कैप है, यहाँ पर काठियावाड़ी टर्बन है और यहाँ पर है गांधीयन टोपी। और यही गांधीयन टोपी जो थी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। आज भी ये बहुत सारे लोग, खास करके महाराष्ट्र के लोग, तो इसको पहनना एक प्राउड का साइन मानते हैं। तो 1915 में जब महात्मा गांधी आए तो कश्मीरी कैप, दिस इज़ द स्टाइल ऑफ 1915। और फिर उन्होंने वाइट खादी कैप जो कि 1919 में अडॉप्ट की। और फिर ये जो थी ये एक सिंबल बन गई डिफेंस का। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम किसी चीज़ को ओपनली डिसओबे करते हैं तो वो बन जाता है डिफेंस। ओपनली रिजेक्ट कर दिया जाता है या डिसओबे कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बिकम सिंबल ऑफ डिफेंस हमारी डिसओबीडियंस टूवर्ड्स द ब्रिटिशर्स का सिंबल बनी कैप, जिसको जाना जाने लगा गांधीयन कैप से नाम से। और ये बन गई एक नेशनलिस्ट यूनिफॉर्म। लेकिन हाँ, ग्वालियर स्टेट एक ऐसी थी जहाँ के लोगों ने इसको अडॉप्ट करने से मना कर दिया था। और फिर जब खिलाफत मूवमेंट चलाई गई तो बहुत सारे इंडियंस ने इस कैप को पहन के एजिटेट करना शुरू किया था। और कहते हैं कि द पीपल आर वेरी, एक्चुअली द इंडियंस आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इनोसेंट पीपल। जब संथाल रिवॉल्ट हुआ था तो वहाँ के लोग इस कैप को पहनकर वो चले गए थे फायरिंग आर्म्स के सामने। बरसती हुई गोलियों में उनको लगा था कि ये कैप जो है ये हमें डिफेंड कर लेगी बुलेट से। ये था लोगों के मन में महात्मा गांधी के प्रति प्यार और जज्बे की भावना। कैन यू बिलीव और कैन यू इमेजिन दैट कैप can keep you away from the bullets, but it was being believed by the Santhal community. So गांधीयन कैप बहुत सारी नेशनलिस्ट आइडेंटिटीज़ बन गई। बहुत सारे लोग जिन्होंने गांधीयन कैप पहन, ये है एक ग्वालियर के दरबार का सीन जहाँ पर लोगों ने पहना हुआ है फेज। ये है फेज। फेज में होता क्या है, ये जो थ्रेड होता है ये होता है किसी अच्छे से फाइबर का बना हुआ, और ये टाइट होता है ताकि ये एक तरह से डिज़ाइनर कैप का काम कर सके। तो ये जो था ये काफ़ी पॉपुलर हो गया उस टाइम में। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों ने यही पहना हुआ है। और ये एक एजिटेशन है जिस पे आप देखिए कि मैक्सिमम लोग, जहाँ तक हम देख रहे हैं, सब ने गांधीयन कैप पहन के उस मूवमेंट का हिस्सा बने। तो द पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वेयर फेज जो थी, जिसको कि टसल्ड, मैंने आपको बताया टसल्ड, दिस इज द टसल, जो कि हैंगिंग थ्रेड होते हैं, इनको टसल्ड कहते हैं। जो टर्किश कैप थी ये बन गई हमारे कॉलोनिज्म ऑफ इंडिया का साइन। हैदराबाद में बहुत से हिंदूज जो थे वो फेस पहन के गए, और
ये जो थी, इट सून बिकम द आइडेंटिटी सोलिली विद द मुस्लिम्स ऑल्सो बिकेम वेरी मच फैसिनेटेड बाय एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड वेयरिंग दिस टाइप ऑफ ड्रेस. सो let's have a question round from the last part of the chapter, and we are towards the conclusion of the chapter. Okay, before asking the question, let me tell you that what we had gone through. We had seen that dressing style had changed the political, the social, the economic condition of the country. The social conditions on all over the world had changed. The dress is not only the sign of beauty, it's the sign of nationalism. As it was being designed in India, as the people who were not at all comfortable with their dress, they keep on changing, they keep on struggling hard for the change, and ultimately it had changed. आप जब ड्रेस चेंज करें या किसी और की तरफ स्विच ऑन करें, एक बार सोचिएगा ज़रूर कि क्या हिस्ट्री रही होगी इन चेंजेस के लिए. तो चलें कुछ क्वेश्चन पूछे मैं देखते हैं इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के. व्हाट इज़ गांधीयन कैप? वाइट कलर की वी शेप्ड कैप जो प्योरिटी का साइन थी, जो बहुत से लोगों ने पहना, जो कि नेशनलिज्म का सिंबल बन गई थी. तो गांधीयन कैप. फेस. फेस एक टर्किश कैप है जो टेसल्ड होती है, जो कि हैदराबाद में या फिर बहुत से मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने पहनना शुरू कर दिया था. So why did Gandhiji dream of clothing the nation in khadi appealed only to some sections of the society? And which was that some section? That was the rich community जो change ला सकते थे. और दूसरा, ये कपड़ा कुछ कोर्स होता था, सारे स्विच ऑन नहीं हुए, लेकिन जैसे मोतीलाल नेहरू की बात करें, ड्रेसिंग स्टाइल तो चेंज कर लिया लेकिन कपड़ा चेंज नहीं किया उन्होंने. और ये था महंगा, सबकी पहुंच में नहीं था, तो सब इसको ले भी नहीं पाते थे. गांधी जी का मानना था कि इसकी वजह से हम अपने देश की इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने देश का कपड़ा बेच के हम कुछ अर्न कर सकते हैं, लेकिन ऐसा 100% नहीं हो पाया था. हाउ डिड ब्रिटिश रूल अफेक्टेड द इंडियन टेक्सटाइल? अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट ऑफ द टेक्सटाइल वर्कर्स वर बीन एक्सप्लॉयटेड अंडर द ब्रिटिशर्स. कहाँ तो हम 13th सेंचुरी से कपड़ा जो था वो एक्सपोर्ट करते आ रहे थे, और कहाँ हम रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले बन गए. हमारे कंट्री का अपना टर्नओवर ख़त्म हो गया और यहाँ का रॉ मटेरियल ब्रिटेन में सप्लाई करके वहाँ का मैन्युफैक्चर्ड क्लॉथ जो था वो पूरी मार्केट को कवर करके बैठ गया. तो बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमी में, पूरी शैटर्ड हो गई, इकोनॉमिकली लॉस हुआ हम लोगों को बहुत ज़्यादा. बहुत सारे हमारे पीजेंट्स जो थे उन लोगों को मजबूरी में कैश क्रॉप्स ग्रो करनी पड़ी, और पूरी क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, पूरे की पूरी जो हमारी क्लॉथ इंडस्ट्री थी, बहुत सारे वीवर्स जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए. तो दिस वाज ऑल द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री टोटली शैटर्ड विद द व्हेन द इंडियन टेक्सटाइल वाज बीन captured by the Britishers. So what is chapkan? Chapkan एक लंबा कैप, एक लंबा कोट जिस पे अलग बटन्स लगे होते हैं, जो पॉपुलर है नॉर्थ इंडिया में, जो पॉपुलर था पाकिस्तान में, अभी भी लोग इसे पहनना पसंद करते हैं. जो एक डिज़ाइनर बनाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके लिए. उन्होंने ये दिया था जो कि मिक्स था, यूरोपियंस और इंडियंस का नहीं, हिंदूज और मुस्लिम ड्रेस का, जिसको कि राष्ट्र का प्रतीक बना दिया गया था, जिसके अंडर लोग पूरी तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करने लग गए थे, नेशनलिज्म की फीलिंग बताने लग गए थे. सो दैट वाज चपकन. सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर. थैंक यू.